नमस्कार साथियों, केवीएस टीजीटी हिंदी की श्रृंखला में मैं वीरेंद्र बीटेक क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की खोज, जिसमें पार्ट नंबर 3 है सिंधु घाटी की सभ्यता। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो और देख लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे भौतिकवाद, जो कि एक अलग टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने यूनान में, भारत में और दूसरे भागों में भी विश्व के प्राचीन साहित्य के एक बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है। यह शायद इसलिए हुआ कि इन ग्रंथों को आरंभ में ताड़पत्रों पर या भोजपत्रों पर लिखा गया था। कागज पर लिखने का चलन बाद में हुआ। बहुत सी प्राचीन भारतीय पुस्तकें अब तक भारत में नहीं मिली, पर चीनी और तिब्बती भाषा में उनके अनुवाद मिल गए हैं। पुस्तकें भले भारत में ना मिली, लेकिन कौन से अनुवाद में मिली? चीनी और तिब्बती अनुवाद में ये पुस्तकें मिली हैं। जो पुस्तकें खो गई हैं उनमें भौतिकवाद पर लिखा गया है, पूरा साहित्य है। तो उन पुस्तकों में भौतिकवाद पर लिखा हुआ पूरा साहित्य आपको मिल जाएगा, जिसकी रचना आरंभिक उपनिषद के ठीक बाद हुई थी। इस साहित्य का हवाला अब सिर्फ इन आलोचनाओं में मिलता है या फिर भौतिकतावादी सिद्धांतों के खंडन के विस्तृत प्रयास में। फिर भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत में सदियों तक भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा और जनता पर उसके समय पर गहरा प्रभाव पड़ा था। राजनीतिक और आर्थिक संगठन पर ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचित कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि जो दार्शनिक हैं और जो कौटिल्य, उनकी जो अर्थशास्त्र की रचना है वो कब की गई? तो ईसा से 4वीं शताब्दी में। या फिर ऐसा क्वेश्चन इसको उलट कर पूछ सकते हैं कि जो है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य की रचना है वो कब की गई? तो वो भी 4वीं शताब्दी में। या फिर 4वीं शताब्दी में अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ये भी पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में कौटिल्य द्वारा कौन सी रचना की गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को पढ़ के जो है इसको समझना पड़ेगा। भारत में भौतिकतावाद के बहुत से साहित्यों को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारों का विरोध किया। यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो किस पर नहीं रहना चाहिए? पहले से की गई बातों को और जो है अतीत के प्रमाणों पर नहीं भरोसा रहना चाहिए, निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वासों की घोर निंदा की। उनका सामान्य रूप अनेक दृष्टियों से आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा था। वे अपने आप को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, उन तमाम बातों से जो प्रत्यक्ष दिखाई देती थी, साथ ही काल्पनिक देवताओं की पूजा से भी। उनके अनुसार वास्तविक अस्तित्व केवल विभिन्न रूपों में वर्तमान पदार्थ का और इस संसार का ही माना जा सकता था। इसके अलावा न कोई संसार है, न स्वर्ग और न नरक है, और न शरीर से अलग कोई आत्मा। तो इन किन विचारों का खंडन किया है भौतिकतावाद में? न कोई स्वर्ग नरक है, न शरीर से कोई अलग आत्मा है। तो ये सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। मन एवं बुद्धि और बाकी सब चीजों विकास बुनियादी तत्वों से भरा हुआ है। नैतिक नियम मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। ठीक है, अब देखते हैं महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। तो ये सारी चीजें अब देखेंगे, ये टॉपिक है। प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ का समय वृत्तांत है। तो भारत के महाकाव्य कौन से हैं? 2। आप रामायण और महाभारत लिखेंगे और उनका जो वृत्तांत कहाँ है? आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। ठीक है, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना प्रभाव डाला हो। इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवन प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। तो भारतीय जीवन का अंग कौन कौन से ग्रंथ बन गए हैं? तो वो महाभारत है और रामायण है। तो कितने ग्रंथ है जो भारतीयों के जीवन का अंग बने हैं? तो 2 ग्रंथ हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, एग्जामिनर है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है और आपको जवाब देने के लिए तत्पर रहना है।
साथियों आगे पढ़ते हैं। इनमें हमें संस्कृत विकास की अभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक सामग्री उपलब्ध है, अर्थात उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिसमें वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात की ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया है जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुरा कथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुरा कथाएं और प्रचलित कहानियां वीरगाथात्मक हैं, उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ में इन्हें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गुथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह बात भले न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों से की हो जाती थी और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और क्रूरता खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानी, चीनियों और अरबपतियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां अनिश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। तो क्या कठिन हो गया है? आजकल जो है तिथियां और कालक्रम उस हिसाब से निर्धारित करना कठिन हो गया है। ठीक है, घटनाएं आसपास में गड्ढमड्ढ हो जाती हैं। गड्ढमड्ढ होना मतलब मिल जाना। ठीक है, बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास को भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। कल्हड़ राजतरंगिणी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है, इसे इतिहास माना जा सकता है। ये क्वेश्चन अगर पूछेंगे, बहुत महत्वपूर्ण, हिंदी में पूछा ही जाता है, जो क्या बोलते हैं कि प्राचीन हिंदी का प्राचीन इतिहास जो होता था उसमें एक क्वेश्चन बहुत है, कल्हड़ की राजतरंगिणी। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा जरूर। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा से 12वीं शताब्दी में की गई थी। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जो है इसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों के अंत कल्पित इतिहास के कुछ समकालीन अभिलेख, शिलालेख, कलाकृति और इमारतों के अवशेष और सिक्कों और सांस्कृतिक साहित्य के विशाल संग्रह की सहायता लेनी पड़ती है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफरनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद आने के वाले अरबों के विवरणों से। ऐतिहासिक बोध के इस अभाव का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों के आधार पर कर लिया, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली थी। इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता एक सांस्कृतिक टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ, बारे में तथ्य के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास रखने की प्रवृत्ति पैदा हुई। साथियों, इस तरीके से महाभारत जो कि एक अन्य रचना है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो जो लोग चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करते चलें।